नमस्कार, आप सभी ठीक होंगे। हमने पिछले लेक्चर में संघीय शासन व्यवस्था में संघ के गठन के दो तरीकों की बात कर ली थी। आज हम संघवाद के व्यवहारिक स्वरूप की बात करेंगे, जिसमें भारत में संघीय शासन व्यवस्था से हम अपनी बात शुरू करेंगे। जब हम भारत में संघीय शासन व्यवस्था की बात करते हैं, तब हमें संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं याद करने की जरूरत है। सबसे पहली विशेषता दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार। दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार भारत में हम सभी जानते हैं, देश के लिए शक्तिशाली केंद्र सरकार, राज्यों के लिए स्वतंत्र अधिकार संपन्न राज्य सरकारें और तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकारों की व्यवस्था होती है। दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार की जब हम बात करते हैं, देश के लिए शक्तिशाली केंद्र सरकार, राज्यों के लिए स्वतंत्र अधिकार संपन्न राज्य सरकारें और तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकारों की व्यवस्था से हम सभी परिचित हैं। पिछले लेक्चर में देश के लिए चुनाव, लोकसभा का चुनाव, राज्यों के लिए चुनाव, विधानसभा का चुनाव, और तीसरे स्तर पर स्थानीय सरकारों की जो व्यवस्था है, उसमें नगर पंचायत स्तर पर नगर पंचायत अध्यक्ष की व्यवस्था, नगर पालिका स्तर पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष की व्यवस्था, जिसको हम व्यवहारिक भाषा में चेयरमैन कहते हैं, नगर निगम में महापौर अर्थात मेयर की व्यवस्था होती है। दूसरी विशेषता की जब हम बात करते हैं, तो दूसरी विशेषता है अधिकारों का सुस्पष्ट वर्णन। इसे हम भारत के संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि ही कहेंगे। भारत के संविधान में केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकारें हो और चाहे स्थानीय सरकारें हो, अधिकारों का सुस्पष्ट वर्णन हमारे देश के संविधान निर्माताओं के द्वारा किया गया है। तीन सूचियों से हम इसकी व्यवस्था समझ सकते हैं: संघ सूची, राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। जब हम संघ सूची की बात करते हैं, तो इस सूची में वे सभी विषय आते हैं जिनमें राष्ट्रीय महत्व के विषय प्रमुखतः शामिल होते हैं, और इन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार देश की संसद और केंद्र सरकार को होता है। राज्य सूची में वे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को होता है। समवर्ती सूची वे विषय आते हैं जिन पर कानून केंद्र व राज्य की दोनों सरकारें बना सकती हैं, परंतु केंद्र व राज्य की दोनों सरकारों के द्वारा कानून बना देने की स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की, जिसमें न्यायालय की भूमिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से आप सभी समझते हैं, हमारे देश में संविधान के द्वारा न्यायालय को इतना अधिकार संपन्न बनाया गया है कि वो
सरकार के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर रोक लगा सकता है, उसको बदलने का आदेश दे सकता है। इस स्थिति में कभी भी अगर केंद्र और राज्य इन सरकारों में अधिकारों का कोई भी विवाद होता है, तब न्यायालय उन विवादों को निपटाने, उन विवादों को सुलझाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी के जल के संबंध का एक विवाद था, जिसमें केंद्र सरकार का भी एक पक्ष था। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक और तमिलनाडु, जो दो अलग अलग हमारे देश के राज्य हैं, उनके बीच के इस विवाद का निपटारा किया था। यही न्यायालय की भूमिका समझने का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा भी जब आप सामान्य अध्ययन की दृष्टि से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ऐसे विभिन्न विवाद हैं जिनमें न्यायालयों ने सरकारों के मध्य आए हुए विवादों का निस्तारण किया है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी विशेषता की, वित्तीय स्वायत्तता। जब हम वित्तीय स्वायत्तता की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि करों की दृष्टि से हमारे देश की चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्यों की राज्य सरकारें हो, वे सरकारें अलग अलग स्रोतों से कर प्राप्त करके अपने अपने क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए अधिकृत है। अभी एक जीएसटी से आप सभी परिचित होंगे। बहुत सारे व्यापारी परिवारों में जीएसटी दिया भी जाता होगा। विभिन्न सेवाओं पर जीएसटी लगता ही है, चाहे वो किसी भी वर्ग की सेवाएं हो। कुछ सेवाओं को सरकार ने जीएसटी से मुक्त भी रखा है। तो वित्तीय स्वायत्तता की जब हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार का भी जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, उसमें भी फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक राज्य का हिस्सा सुनिश्चित किया जाता है, जिससे हमारे देश की संघीय शासन व्यवस्था की जो मूल आत्मा है, जिसमें शक्तिशाली केंद्र सरकार और स्वतंत्रता पूर्ण अधिकार संपन्न राज्य सरकारें अपने अपने अस्तित्व को व्यवस्थित रूप से चला पाने की स्थिति में सक्षम हो। इसके बाद बात आती है अधिकारों में परिवर्तन। संघीय शासन व्यवस्था में कोई एक स्तर की सरकार अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। आप संवैधानिक संशोधन की बात करें, या अभी हम जीएसटी की ही बात कर रहे थे तो हम जीएसटी के संवैधानिक संशोधन को देखें, वो एक ऐतिहासिक करों से जुड़ा हुआ संवैधानिक संशोधन था। अधिकारों में परिवर्तन की दृष्टि से संसद के दोनों सदनों की 2/3 सहमति, साथ ही साथ आधे राज्यों की विधानसभा से भी 2/3 बहुमत से पास होकर जो संवैधानिक संशोधन राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के लिए जाता है, वही संवैधानिक संशोधन बाद में कानून के रूप में लागू हो पाता है। अर्थात अधिकारों में परिवर्तन की व्यवस्था के लिए भी केंद्र और राज्य सरकारें समान रूप से सहभागी हैं। इस व्यवस्था से भी हम सभी को परिचित होने की आवश्यकता है। अगर अब हम निष्कर्ष रूप में देखें तो भारत में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें हैं। इसमें अभी स्थानीय सरकारों की बात हम विस्तार से आगे करेंगे। अधिकारों के सुस्पष्ट वर्णन की बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, और यहां मैं आप लोगों को थोड़ा सा काम भी देना चाहता हूं। हम अगले लेक्चर में इस समस्या का समाधान या इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देंगे। आप सभी को यह पता करना है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कितने कितने विषय होते हैं, अर्थात विषयों की कुल संख्या कितनी है। न्यायालय की भूमिका, मैंने आपको कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु का उदाहरण दिया। वित्तीय स्वायत्तता, अधिकारों में परिवर्तन, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। जिन महत्वपूर्ण बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं और संघीय शासन की विशेषताओं को याद रखते हैं तो हमें पता चलता है भारत एक आदर्श संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है। आगे अब हम चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेश की।
केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करने से पहले कुछ बातें हैं जिन पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए, जैसे जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख धारा 370 के प्रथम खंड के अलावा अन्य सभी खंडों को हटाने के बाद अखंड भारत के सुनिश्चित राज्य बन चुके हैं। पहले धारा 370 लागू होने के कारण इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। विशेष राज्य का जो दर्जा मिला हुआ था उसके कारण इनका अलग संविधान, अलग राष्ट्रीय ध्वज, 6 साल के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव, ये सारी व्यवस्थाएं वहां लागू थी। अब ऐसी व्यवस्थाएं वहां लागू नहीं है। भारत के अन्य राज्यों की तरह वहां भी अब भारत का संविधान, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का कानून पूर्ण रूप से लागू हुआ है। हमारे देश में जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य हुआ करता था तब 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हमारे देश के अंदर है, जिनमें जम्मू कश्मीर अब 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश, जब हम इसकी बात करते हैं तो पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है, ऐसा भूभाग जो अपनी संस्कृति, भाषा, विभिन्नता के कारण पूर्ण राज्य में मिलाया नहीं जा सकता और आकार के कारण स्वतंत्र राज्य बनाया नहीं जा सकता, उस पर केंद्र सरकार का शासन रहता है, इसलिए उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। ऐसे प्रदेशों की संख्या 9 है। अगर हम वर्तमान स्थिति में बात करें तो दिल्ली, पांडिचेरी, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि वहां विधानसभा होगी, तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें विधानसभा भी होती है, परंतु सर्वोच्च प्रशासक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल ही काम करते हैं। ये है केंद्र शासित प्रदेश। एक बार और ध्यान से सुनिए, ऐसे भूभाग जो अपनी संस्कृति, परंपराएं, भाषा, विभिन्नता और एकाकीपन के कारण किसी अन्य राज्य में मिलाए नहीं जा सकते, आकार के कारण स्वतंत्र राज्य बन नहीं सकते, ऐसे भूभागों को अलग से अपनी पहचान सुनिश्चित करने की सुविधा देने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था की गई है। आप सभी जानते हैं हमारे देश के अंदर 9 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में है, ये हम सभी को याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं भाषाई राज्य की। ध्यान दीजिए, पहले लेक्चर में जब हमने बात की थी तो भाषाई राज्य की बात तो विस्तार से नहीं हुई थी, लेकिन भारत को राज्यों का एक संघ बताते हुए मैंने कहा था हमारे देश की विभिन्नता से कौन परिचित नहीं है। विविधता में एकता भारत की विशेषता कही जाती है। बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी बोलियां, ये हमारे देश के अंदर आपको पग पग पर बदलती हुई दिखाई दे जाएंगी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे देश के संविधान निर्माताओं के सामने इन विविधताओं को एक सूत्र में बांधे रखने की बहुत बड़ी चुनौती थी। लोगों को लगता था भाषा के नाम पर कहीं आपस में लोग गृह युद्ध ना करें, और गृह युद्ध की आशंकाओं से डरे हुए लोगों ने भाषाओं के संरक्षण के साथ साथ भाषाओं की स्वतंत्र पहचान को सुनिश्चित करने के लिए भाषाई राज्य के रूप में एक बीच का रास्ता निकालने के विषय में भी सोचा। अगर हम भारत की भाषा नीति की बात करते हैं तो हमें याद रखना होगा, भारत ने अपनी राजभाषा के रूप में अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में हिंदी को चुना है। शुरुआत में यह कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद अर्थात 1965 तक जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, उन गैर हिंदी भाषी राज्यों को हिंदी में काम करने के लिए
सीखने की अवधि प्रदान की जाएगी, अर्थात 1950 से 1965 के बीच में वो हिंदी में काम करना सीख सकते हैं। परंतु कुछ गैर हिंदी भाषी राज्यों के विरोध के कारण इस अवधि को अनिश्चित काल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। हमारे भारत की संघीय राजभाषा अर्थात केंद्रीय राजभाषा की जब हम बात करते हैं तो वह हिंदी है, परंतु राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हैं जिनमें वो केंद्र सरकार से पत्राचार और अपने अपने राज्यों में कार्य संपादित करने का काम करते हैं। आप लोग यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की राजभाषा, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, आप लोगों को भारत की राजभाषा मैंने बता दी। उत्तर प्रदेश की राजभाषा आप लोगों को अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े भाई बहन हैं, उन लोगों से बातचीत करके एक बार पता करके बतानी है, और जब आप वीडियो देखें तो नीचे कमेंट में उसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य अब आप लोगों के लिए कोई अनजाने शब्द नहीं होंगे। केंद्र का मतलब है भारत सरकार और राज्यों का मतलब है राज्यों की सरकार। केंद्र का मतलब भारत सरकार, राज्य का मतलब है राज्यों की सरकार। इनके संबंध को समझने के लिए हमें 3 बिंदुओं को समझने की आवश्यकता है। पहला बिंदु, स्वतंत्रता के बाद लंबा कालखंड। दूसरा बिंदु, केंद्र व राज्य में विपरीत सरकारें। तीसरा बिंदु, गठबंधन सरकारों का दौर। बुक में जब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो भाषा को बड़ी सरलता से समझने के लिए ये 3 बिंदु हमारे बहुत सहायक हो सकते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद लंबे कालखंड की जब आप बात करेंगे तो हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकारें रही। इसका परिणाम यह हुआ, राज्य की सरकारें स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती थी। बहुत सामान्य सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। राज्य की सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये पार्टी का संगठन तय करता है। ये आज भी हमारे यहाँ की विशेषता है। स्वतंत्रता के बाद के लंबे कालखंड में केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती थी, राज्यों में भी जब उस पार्टी की सरकार होती थी, तो राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार का आदेश लगभग जस का तस अपने राज्यों में लागू करना होता था। राज्यों के हित के लिए अगर वो केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ जाते थे तो मुख्यमंत्री को पार्टी संगठन अपनी इच्छा अनुसार बदल दिया करता था, जिससे राज्य सरकारों ने अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग नहीं कर पाया। उसके बाद केंद्र व राज्य में विपरीत सरकारें आई, अर्थात केंद्र में अन्य पार्टी की सरकार होती थी, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार होती थी। केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती थी, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए राज्य में विपरीत विचारधाराओं की सरकारों को भंग करने का काम ऐसे समय में बहुतायत में किया गया। आप सभी वर्तमान समय में अगर कभी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से आपातकाल के समय की भारत की राजनीति की चर्चा प्रारंभ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर केंद्र व राज्य में विपरीत सरकारों के समय में किस प्रकार से तत्कालीन केंद्र सरकारों ने संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके राज्य सरकारों को भंग करने का काम किया है। अंतिम बात अर्थात इसका तीसरा चरण, गठबंधन सरकारों का दौर। जब हम गठबंधन सरकारों के दौर की बात करते हैं, तब जब केंद्र में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तब सरकार बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय दलों से सबसे बड़े राजनीतिक दल को समर्थन लेना पड़ा। उसका परिणाम यह हुआ
उन क्षेत्रीय दलों की जो राज्य में सरकारें होती थी, वहां केंद्र में समर्थन देने के नाम पर राज्यों में स्वतंत्रता पूर्वक अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की नई कार्य संस्कृति को जन्म मिला। अर्थात उन क्षेत्रीय दलों ने जब राज्यों में अपनी सरकारें बनाई, तब उन्होंने इन गठबंधन सरकारों के दौर में अपने अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग किया। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बात यहां समाप्त करें, उससे पहले आज जितना हमने पढ़ा है उसका निष्कर्ष एक बार ध्यान में लाते हैं। भारत में संघीय शासन व्यवस्था की हमने बात की, तो हमने संघीय शासन व्यवस्था की जो विशेषताएं थी उनकी कसौटी पर वर्तमान समय में और पहले से चली आ रही शासन व्यवस्था को कसकर देखा। हमने देखा हमारा भारत बहुत आदर्श तरीके से संघीय शासन व्यवस्था का संचालन कर रहा है। संघीय शासन व्यवस्था के इस स्वरूप के बाद हमने केंद्र शासित प्रदेश की बात की। केंद्र शासित प्रदेश में कुछ सामान्य ज्ञान की बातों के रूप में दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था भी है, अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में भाषाई राज्य, भारत की भाषा नीति 1965 तक हिंदी सीखने की जो अवधि मिली थी उसको अनिश्चित काल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। विभिन्न राज्यों की अलग अलग राजभाषाएं हैं जिनमें वो अपने राज्यों में और केंद्र सरकार के साथ पत्राचार में उस भाषा का प्रयोग करते हैं। और अंत में हमने बात की केंद्र राज्य संबंध की, जिसमें इन 3 चरणों को हमने समझा। स्वतंत्रता के बाद लंबा कालखंड केंद्र व राज्य में विपरीत सरकारें, गठबंधन सरकारों का दौर। आशा है आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो उसे आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।